सर्दियों के जाते भी लोगों के घुटनों में दर्द कम नहीं हो रहा। आजकल ये बीमारी डायबिटीज के इस बाद दूसरे नंबर पर है। देश और दुनिया में करोड़ों लोग इस बुरी बीमारी से ग्रसित हैं। बुरी बात तो ये है, इसमें अब नई उम्र के लोग भी शामिल हैं। क्या है ये बीमारी, क्या है इसके लक्षण और उपचार? बीएलके मैक्स अस्पताल के ऑर्थो सर्जन ईश्वर बोहरा ने दैनिक भास्कर संवाददाता जितेंद्र शर्मा से इस पर बात की है। नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र शर्मा दैनिक भास्कर से। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं डॉक्टर ईश्वर बोहरा से, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं बीएलके मैक्स हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में। तो मैं डॉक्टर साहब से आज बात करूंगा घुटने की सर्जरी को लेकर। जैसे आपको पता है कि सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि एज होती है जिसमें लोगों के घुटने में काम करना बंद कर देते हैं। क्या सब है इनके परिणाम और क्या है इनके उपाय? मेरे साथ बने हुए हैं एक बहुत वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर ईश्वर बोहरा, जो कि बीएल कपूर मैक्स हॉस्पिटल में एसोसिएट डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। जी, थैंक यू जितेंद्र जी। आपसे आज बहुत सारे सवाल मैं लेकर आया हूं, जैसे कि लोगों के मन में चलते हैं। मैं आज आपसे नी रिप्लेसमेंट पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आप मीडिया में छाए रहते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि यदि कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता मरीज को पड़ती है? जैसा कि जितेंद्र जी आपने खुद ही कहा कि सर्दियों में नी पेन बहुत बढ़ जाते हैं, आर्थराइटिस। वैसे भी हमारी लाइफस्टाइल देखो, सोसाइटी के अंदर नी पेन बहुत आम हो गया है। एक तरह से डायबिटीज़ के बाद सबसे बड़ी बीमारी मुझे लगता है कि नी आर्थराइटिस ही हो गई है। इवन यंग पेशेंट से ही स्टार्ट हो गई है। जो पहले हम बीमारी 60 साल में देखते थे, आजकल हम 40 में देखने लग गए हैं। तो नी रिप्लेसमेंट के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। और नी रिप्लेसमेंट इसलिए भी बढ़ गया कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने के साथ में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया है, आउटकम अच्छे हो गए। इसलिए सोसाइटी के अंदर इस प्रोसीजर की एक्सेप्टेंस भी हो गई है और वाकई में पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कोई मार्केटिंग वाली बात है या इस तरह का कोई आपका हाइप क्रिएट करी जा रही है, ऐसा नहीं है। जिसको इंडिकेटेड है उसके लिए ये वरदान है सर्जरी, क्योंकि जो कई महीनों तक, कई सालों तक चला नहीं होता, वो पेन फ्री चलने लग जाता है। तो ये वाकई बहुत बढ़िया सर्जरी है। यदि अच्छे से पेशेंट सिलेक्शन हो जाए और पेशेंट का सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन सर्जरी है, जिसमें कि पेशेंट का पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पेशेंट चलने लग जाता है, पेन फ्री हो जाता है। बाकी डिजीज़ में भी उसको हेल्प मिलती है। डायबिटीज़ के अंदर वॉक करने से फ़ायदा होता है, हार्ट डिजीज़ के अंदर फ़ायदा होता है, लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होती है। तो इसके इनडायरेक्ट फ़ायदे भी बहुत है, जो कि लोगों को बाद में रियलाइज़ होता है कि अच्छा, ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। जैसे सर आपके पास मरीज आते हैं, तो डायरेक्ट ही क्या आप नी सर्जरी के लिए उनको सलाह देते हैं, या कौन सी ऐसी अवस्था होती है घुटने की जब आपको नी सर्जरी करना जरूरत पे हाँ भी आप करनी ही पड़ेगी नी सर्जरी? नी की आर्थराइटिस की 4 अवस्थाएँ होती हैं, जैसे कि आपने बोला, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1, 2 में तो ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं लगता, हल्का-फुल्का दर्द होता है, एक्स होते हैं, उठने-बैठने में शुरुआत होती है दर्द की, गाड़ी में उठना-बैठना दिक्कत होती है, सीट से कुछ देर बाद उठने में दिक्कत होती है, सीढ़ियों के अंदर बंदे को लगता है मैं पहले ऐसा नॉर्मल नहीं हूँ। तो ये स्टेज 1, स्टेज 2 के सिम्पटम हैं। पर जब ज़्यादा होते हैं कि बंदे को लगता है कि अब तो रेस्ट में भी पेन है, मेरा डेली काम में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मुझे कभी-कभी पेन किलर भी खाना पड़ रहा है, नी के लिए सपोर्ट भी लेना पड़ रहा है, नी ब्रेस भी बाँधना पड़ रहा है, नी कैप भी लेना पड़ रहा है, तो समझो कि आपकी स्टेज थोड़ी आगे चली गई है। वो एक्स-रे से क्लियर हो जाता है। स्टेज 1 और 2 के अंदर बहुत सारे रेमेडीज़ हैं। आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो, नी की क्वाड्रिसेप्स, वीएमओ, साइक्लिंग, इस तरह की बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो। उससे आपकी नी स्ट्रेंथ होती है, कार्टिलेज को भी रीजनरेशन का मौका मिलता है, नी का एक्सिस ठीक रहता है। तो स्टेज 1, स्टेज 2 के अंदर कुछ मेडिकल सप्लीमेंट भी आते हैं, ग्लूकोसामाइन, डायसरीन, कोलाजन पेप्टाइड्स, कैल्शियम, विटामिन डी, इस तरह की सब दवाएँ हैं, वो भी हेल्प करती हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन से, स्मोकिंग, दारू अल्कोहल कम करने से, ये सब चीज़ें कम करोगे तो डेफ़िनेटली नी के अंदर आर्थराइटिस में फ़ायदा होता है। पर जब स्टेज 3-4 के अंदर आती है, तो फिर स्टेज डिफरेंट हो जाती है, उसमें फिर सर्जरी करनी पड़ती है। यदि यंग पेशेंट है तो उसके अंदर हम नी अलाइनमेंट सर्जरी करते हैं, उसको हाई टिपियल ऑस्टियोटोमी बोलते हैं, क्योंकि आजकल हम काफ़ी केसेस देख रहे हैं यंग नी आर्थराइटिस के भी। पर यदि 50 साल या 45 की एज के बाद यदि आपको सीवियर आर्थराइटिस स्टेज 3 या 4 आर्थराइटिस है, डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट इंडिकेटेड होता है, उसमें आप कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की समस्या डॉक्टर साहब मरीज के अंदर आने लगे, तो आप क्या सलाह देते हैं कि भाई इससे बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली किस प्रकार से सुधारनी चाहिए? आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? सबसे पहले तो आपको अपने आप का स्क्रीनिंग करना पड़ेगा कि आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ, आपको कहीं गठिया तो नहीं है, या सिर्फ ये नॉर्मल वाली एजिंग वाली आर्थराइटिस या अर्ली में प्रोग्रेस कर रही है। तो ये आप अपने फिजिशियन से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करके इसका डायग्नोस करा लीजिए पहले तो, कि आपको ये नॉर्मल वाली
ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, वही आपको शुरुआत हो गई है, उसको आप आराम से हॉल्ट कर सकते हो, उसकी प्रोग्रेस को रोक सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था अभी, सबसे पहले आपने आपको टाइम देना चालू करना पड़ेगा। अपने लिए आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालना पड़ेगा कि जिसके अंदर आप अपने सेल्फ एक्सरसाइज करके मसल टोन बढ़ा लो। हिप, नी, एंकल की एक्सरसाइज रेगुलर कर लो। डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको कि आप ज़्यादा जंक फूड नहीं खा रहे हो और डाइट का शेड्यूल ठीक है आपका, कि लेट नाइट खाना नहीं खा रहे हो, और आपकी स्लीप साइकिल है, बहुत लेट सो के लेट उठना, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। स्मोकिंग्स हो गई या एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन हो गया, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ते हैं, इन चीज़ों से भी वो भी प्रॉब्लम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, कि जिसको बोलते हैं कि बैलेंस डाइट एंड बैलेंस लाइफ स्टाइल, वर्क बैलेंस जिसको बोलते हैं आज की तारीख में। तो ये चीज़ें दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है कि आपका, जिसमें आप योगा इंडक्ट कर सकते हो, तो इट विल गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द नी एंड द अदर मसल्स पे, बाकी के जॉइंट्स उनमें भी स्ट्रेंथ आती है, तो नी पेन भी कम होता है। डॉक्टर साहब, यदि एक क्लाइंट या एक पेशेंट नी सर्जरी करा लेता है और वो अपना सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए आगे नी सर्जरी करा लेता है, तो कितनी सफल है ये घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी? हमारे एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहता हूँ जितेंद्र जी, कि 50% लोग तो 6 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कह लो, उनकी मसल स्ट्रेंथ कह लो, उनकी इम्यूनिटी कह लो, व्हाटएवर। और 50% लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 3 महीने लग जाते हैं। उन 50 में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अप टू 6 मंथ लग जाते हैं, 9 मंथ लग जाते हैं, पर वो परसेंटेज बहुत कम है। और कॉम्प्लिकेशन की या रिकवरी की बात करो तो कॉम्प्लिकेशन बहुत मेजर नहीं है, बहुत कम परसेंटेज रह गए। 0.3% कॉम्प्लिकेशन, जिसको कि 1000 में से 3 लोगों को इन्फेक्शन हो जाए या कुछ पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर हो जाए या माल अलाइनमेंट हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, पर वो बहुत कम है। इतने बड़े हार्ड को लोगे तो ये जो सक्सेस का परसेंटेज है हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। डेफ़िनेटली जिस पेशेंट को हो जाता है उसके लिए तो 100% है, पर ये चीज़ें तो होती है, पर उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लार्जली बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। प्रत्यारोपण सर्जरी कराने के बाद क्या जीवन सुचारू रूप से चल पाता है, या फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि पेन होना या भागना नहीं देना, मतलब ज़्यादा भाग के नहीं चलना है, इस टाइप से कुछ आप इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या मरीज को? शुरू के 3 महीने तो थोड़ी लिमिटेशन रहती है कि आप थोड़ा नॉर्मल वॉक आने में टाइम लगता है आपको, बिकॉज़ ये आर्टिफिशियल जॉइंट होते हैं तो ब्रेन को समझने में टाइम लगता है। पर 3 महीने के बाद आप ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हो, आप हल्का-फुल्का भाग भी सकते हो, तेज़ भी चल सकते हो। सिर्फ़ जो लिमिटेशन हमारी तरफ से है कि अब ज़मीन पे चौकड़ी मार के ना बैठे, यार इंडियन टॉयलेट में से उकड़ू बैठना बोलते हैं, वो नहीं बैठ सकते हो। बाकी ऐसा कोई लिमिटेशन है, आप सारा काम कर सकते हो। आप ड्राइव कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, आप छोटे-मोटे लो एनर्जी वाले गेम भी खेल सकते हैं। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। अभी सर्दियों का थोड़ा मौसम चल रहा है डॉक्टर साहब, तो लगभग लोगों के, युवाओं के पे आजकल पैरों में दर्द होने लगता है। स्पोर्ट्स की बात करूं तो लोग थोड़ा सा खेलते हैं, अगर गिर पड़ते हैं तो हड्डियां टूट जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है वैसे? ज़्यादातर ऐसे केसेस में आप देखोगे कि आज नई जनरेशन के अंदर, जिसको मैं बोलना चाहता हूँ कि सॉफ्ट बोन जनरेशन, जिनकी हड्डियाँ पहले की तरह मजबूत नहीं है, बिकॉज़ हम लोगों का फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं है जैसे पहले की। पुराने ज़माने में बचपन में लोग भागते कूदते थे, मिट्टी में खेलते थे, वो सारा कल्चर अब ख़त्म हो गया। वेस्टर्न कल्चर आता जा रहा है, घरों अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, एसीज़ में रहते हैं। डाइट के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी और इनकी कमी हो गई है, सन एक्सपोज़र कम हो गया है, एनवायरनमेंट से थोड़ा-सा हमारा डिस्टेंस बढ़ गया है। तो इन चीज़ों की वजह से बोन के अंदर सॉफ्टनेस बढ़ गई है। उसी कारण से थोड़ा-सा गिरने पे भी इवन बच्चों में भी फ्रैक्चर हो जाते हैं, और एडल्ट में तो खैर होते ही हैं। उसका तरीका वही है, सेम बात ले लेके वहीं आएगी कि आपको अपनी बोन की एंड्योरेंस बढ़ानी है, बोन की वेट लोडिंग की कैपेसिटी बढ़ानी है। उसका सॉल्यूशन वही है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, विटामिन डी, कैल्शियम लेना है, अपने आप को नेचर के करीब रखना है। अगर अगर डॉक्टर साहब किसी व्यक्ति को हड्डी संबंधित समस्या हो जाती है, या उसकी फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या उसके नी में पेन है, आप क्या कहते हैं कि फर्स्ट वे में किस डॉक्टर के पास और किस हॉस्पिटल में उनको इलाज कराने की आवश्यकता होनी चाहिए? नहीं जितेंद्र जी, हम अच्छे हिंदुस्तानी अच्छे भाग्यशाली है कि ऐसा कोई नहीं, गलत डॉक्टर नहीं है, सब सही है। प्राइमरी जो अपना रहता है, तो पर ये बात है कि उस डॉक्टर की भी ड्यूटी बनती है कि यदि वो डायग्नोस नहीं कर सकता तो उस पेशेंट को सही जगह रेफ़र कर ले। और आजकल तो इतना गूगल, मीडिया, सब कुछ अवेयरनेस इतनी बड़ी है कि आप गूगल पे एक शब्द टाइप करो तो आपको लॉट ऑफ रेफरेंसेस मिल जाते हैं। तो अपनी बीमारी भी आधी तो आजकल लोग डायग्नोस करके ही आते कि सर मेरे को आर्थराइटिस है, आगे बताओ क्या करना है। तो मैं नहीं समझता कि इवन आज गाँव में भी इतना इंटरनेट एक्सेस है तो कोई कन्फ्यूजन है। वो तो पेशेंट की बात है कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो मेरे हिसाब से यदि आपको
बहुत सारे इतने बड़े हॉस्पिटल है, नी एक्सपर्ट्स है, स्पेशलिस्ट है, आपको लगता है तो सीधे उनके पास भी जा सकते हो। तो ये थे डॉक्टर ईश्वर बोहरा, जो कि बीएल कपूर मैक्स हॉस्पिटल राजेंद्र नगर नई दिल्ली के अंदर सर्जन हैं, विशेषज्ञ हैं। मैंने बात की नी सर्जरी को लेकर। डॉक्टर साहब से लगातार बात करता रहूंगा, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। एक विशेषज्ञ से आज मैंने आपको रूबरू कराया है। मेरे लाखों दर्शक सर आपको देख रहे हैं। अभी जैसे कि माहौल चल रहा है, सर्दियां चल रही हैं, आती जाती सर्दियां बहुत परेशान करती हैं, खास तौर से बुजुर्गों को। उनके लिए आपके 2 शब्द, किस तरह से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से हमारा खान पान रहना चाहिए और दिनचर्या बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से। आपने बिल्कुल सही कहा, जाती हुई सर्दी और आती हुई सर्दी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें थोड़ा लैक्स हो जाते हैं हमारे, तो अपने आप को वार्म बना के रखें, अभी भी ढिलाई ना दें, कपड़े पूरे पहने और अचानक से सर्दी से गर्मी में, गर्मी सर्दी में एक्सपोजर को ना लें, अपना डाइट प्रॉपर रखें और अपने आप को वार्म रखें। मेरी तरफ से यही सबको कहना है कि स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी सेफ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका दैनिक भास्कर से बात करने के लिए। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जितेंद्र। ये थे मेरे साथ डॉक्टर ईश्वर बोहरा, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, इस एक्सपर्ट हैं, नी सर्जन हैं, और बता रहे थे कि नी रिप्लेसमेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि यदि हम घुटने का प्रत्यारोपण कराते हैं तो बहुत समस्याएं आने लगती हैं। इसीलिए मैंने आज एक नी सर्जन से, जो एक्सपर्ट हैं बीएल कपूर हॉस्पिटल मैक्स नई दिल्ली में, उनसे डायरेक्ट बात कराई। मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर किसी और टॉपिक, किसी और विषय पर, किसी अन्य डॉक्टर के साथ मैं आपको लेकर चलूंगा और आपके जिज्ञासा भरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। मैं जितेंद्र शर्मा, कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ, दैनिक भास्कर के लिए।